हेलो स्टूडेंट, मैं भावना हेवार कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट डेयरी रोड भाटापारा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम कला किसे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। कला बीएड सेकेंड सेमेस्टर के आर्ट एजुकेशन का इलेक्टिव पेपर है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में कला क्या है, कला के प्रकार, कला की विशेषता, कला में कौन कौन सी चीज़ों का समावेश किया गया है, आखिर कला है क्या, उसका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। कला देखते हैं, निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं की सहायता से कला को स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं रूपरेखा की सहायता से। रूपरेखा में जिसे हम सिनॉप्सिस कहते हैं, रूपरेखा में देखिए मुख्य बिंदुओं को रखा गया है, जिसमें प्रस्तावना, कला का अर्थ, कला की परिभाषा, कला की विशेषता, कला का उद्देश्य, कला के प्रकार, कला के पक्ष, कला का शिक्षा में स्थान, कला का विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध और उपसंहार, जिसे हम निष्कर्ष भी कहते हैं। कला, आखिर कला है क्या? आइए देखते हैं, हम समझते हैं कि कला है क्या। कला किसी भी कार्य को करने के लिए जिससे हमको आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, जिसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। कला में नई नई चीज़ों का समावेश होता है। कोई भी कार्य को करने की निपुणता कला कहलाती है। सभी को कुछ ना कुछ कार्य करने आता है। किसी को चित्र बनाने आता है तो किसी को नृत्य में निपुणता रहती है, कोई किसी वस्तु को अच्छे से निर्माण कर सकता है, कोई किसी भवन को बना सकता है और कोई अच्छे से मूर्ति तैयार कर सकता है। लेकिन ये जो हुनर है वो हर व्यक्ति में नहीं होता है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग कला क्या होती है, विद्यमान होती है। हर व्यक्तियों में कला विभिन्न रूपों में पाया जाता है। किसी को रंगोली बनाने में एक्सपर्ट होता है तो कोई अल्पना बनाने में एक्सपर्ट होता है। देखते हैं कि कला का अर्थ क्या है। कला का शाब्दिक अर्थ है कल धातु से बना होता है। कला का शाब्दिक अर्थ है सुंदर, कोमल, मधुर व जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, जिससे हमें आनंद मिले किसी कार्य को करने में, और कार्य को जो किए हैं उनको और जो देख रहे हैं उनको, दोनों को आनंद की अनुभूति प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। कला को अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कल्पना, उत्पन्न करना या ठीक करना या किसी चीज़ को सुधारना। अर्थात जो कार्य हमें आनंद की अनुभूति कराती है, वह जिस कार्य को करने से किसी वस्तु व उस कार्य में सुंदरता, कोमलता व मधुरता आती है, वह कला कहलाती है। जैसा कि अभी हमने कहा कि जैसे मान लो हम यहाँ पे कुछ चित्र बना रहे हैं, एक रंगोली तैयार कर रहे हैं। उस रंगोली में हम तो यहाँ पे एक रंगोली तैयार कर रहे हैं, तो रंगोली जैसे बना रहे हैं तो एक नॉर्मल वे पे बन रहा है, बस थोड़ा सा, तो इसको हम कला नहीं कहेंगे। कला कब कहलाएगा, जब इसमें देखने में ही एक सुंदरता है, उसमें जान आए, लगे कि हाँ ये एक कला है, इसने बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से रंगोली को क्या किया है, तैयार किया है। वैसे ही मूर्तियाँ तो बहुत बनाई जाती है, लेकिन हर मूर्ति में देखने में वह आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कहने का मतलब है कि कला वह है जिसको देखकर आनंद की अनुभूति प्राप्त हो। और कभी कभार क्या होता है, जिन्हें नहीं आता वो भी प्रयास करते हैं, ठीक, और करना भी चाहिए। हमें जो चीज़ नहीं आता है उसका अथक प्रयास करना चाहिए कि हम उसे सीखें। लेकिन जब वह व्यक्ति स्टार्ट करता है तो वो कला नहीं कहलाएगा, लेकिन जब उसमें निपुणता प्राप्त कर लेता है तब वह कला कहलाएगी। अब देखते हैं कला की परिभाषा। कला की परिभाषा, कला प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। जो सत्य है वो क्या है, कला है। जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है, वो क्या कहलाता है, कला। अब आइए देखते हैं डॉक्टर भोला शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है।
अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही क्या है? कला है। अभिव्यक्ति, जो भी चीज़ हमारे अंदर है उसे हमें क्या करना है? बाहर निकालना है, अभिव्यक्त करना है। वो क्या कहलाती है? कला कहलाती है। सारी चीज़ें व्यक्तियों के अंदर समाहित होता है। कोई किसी कार्य को करने में अच्छा निपुणता प्राप्त करता है, कोई किसी कार्य को वैसे बहुत नीरसतापूर्ण करता है तो वो कार्य उतने अच्छे से नहीं होता है, जिससे वो कला नहीं कहलाती है। अब आइए देखते हैं कला की विशेषता। कला की विशेषता, कला को मूर्त रूप प्रदान करना। जैसे कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना, कला के द्वारा कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना। जो भी चीज़ हम सोचे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चित्र, कोई मन में एक चित्र मन में डिसाइड करके रखी हूँ कि मेरे को क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है। ठीक, वो मेरे मन में है कि मैंने एक कल्पना किया है कि मैं एक पार्क में हूँ, पार्क में झूला है, घास है, बच्चे हैं, वहाँ पे एक महिला है जो बैठी हुई है, एक वृद्ध है जो अपने अन्य दोस्तों के साथ बैठे हुए। ऐसे मेरे कल्पना है जिसमें से मैं उसे चित्र रूप प्रदान करना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो मैंने सोचा है उसको मैं मूर्त रूप प्रदान कर रही हूँ, उस चित्र को क्या कर रही हूँ? एक मूर्त रूप दे रही हूँ। ठीक है, वैसे ही हम उसका उदाहरण मूर्ति कला से देखते हैं कि मैंने एक सोचा कि मुझे गणेश जी की मूर्ति तैयार करनी है, तो जैसा एक साँचा रहता है हम मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से भी जो जैसा हमने सोचा है हम वैसा मूर्ति तैयार करके उन्हें अच्छे से सजा सकते हैं, ताकि उसे देख के सबको क्या हो? आनंद की प्राप्ति हो। अब आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट है वस्तु को एक नई आकृति। वस्तु को एक नई आकृति या आकार प्रदान करती है। जैसा कि एक वस्तु है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी चीज़, सब वस्तु को कोई ना कोई व्यक्ति तैयार किया है, लेकिन सभी वस्तुएं दिखने में एकदम सुंदर हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम उस वस्तु को एक नई आकृति, एक नया आकार प्रदान कर सकते हैं कला की सहायता से। कला ही उस वस्तु में क्या करती है? जान लाती है। मतलब वो उसको देख के ही ऐसा लगता है वाह क्या वस्तु है, क्या आर्ट है, इसे किसने बनाया है? जो भी बनाया हो इसके हाथ में जादू होगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, है ना। अब हम देखते हैं संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण। जैसे कि कला हर क्षेत्र में विद्यमान है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में है, चाहे वो नृत्य के क्षेत्र में हो। हर व्यक्तियों के अंदर एक कला होता ही है, तो हर व्यक्तियों में अलग अलग कला देखने को मिलता है। कोई संगीत में एकदम सभ्य होगा, जो उसमें कला के क्षेत्र में निपुण होगा, तो कोई नृत्य में होगा, कोई चित्रकला में, कोई मूर्ति कला में। तो संस्कृति एवं सभ्यता जो हमारी परंपरा को बनाए हुए संरक्षित करके रखी है, जैसे कि प्राचीन काल में से चली आ रही है हमारी नृत्य। ठीक है, तो प्राचीन समय से नृत्य की परंपरा जो चली आ रही है, जैसे कुछ विवाह है या फिर जो बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे गीत गाते हैं, है ना। तो ये लोकगीत के अंतर्गत समाहित है। लोक नृत्य में जो हमारी परंपरा को प्रदर्शित करे, तो वही व्यक्ति अच्छे से गीत और नृत्य कर सकता है जिसमें वो कला में निपुणता हो। अब है आपका फोर्थ पॉइंट, सृजनात्मकता का अवसर प्रदान करना, क्रिएटिविटी। मतलब हम जो सोचे हैं उसको रचना प्रदान करना, हम जो सोचे हैं उसमें कोई भी कार्य को करके देखना, रचना प्रदान करना सृजनात्मकता कहलाता है। तो कला के माध्यम से या हम किसी भी कार्य को देख के अवसर प्रदान करते हैं, अवसर प्राप्त करते हैं और उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। सृजनात्मकता का अवसर प्रदान कराती है कला। एक कला की प्रमुख विशेषता है, विषय को रुचिपूर्ण बनाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कोई भी कार्य को जब हम करते हैं तो जब हम एकदम इंटरेस्ट लेकर के उसे अच्छे से करेंगे तो वो विषय के लिए क्या होगा, वो रुचि प्रदान करेगा। फिर है आपको जीविकोपार्जन के लिए सहायक।
सामान्य सी बात है, जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, सामान्य सी बात है, जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जीविकोपार्जन होगा। जब हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें जीविकोपार्जन होगा। अब हमारे सामने एक और पॉइंट है, शारीरिक कौशलों का विकास। जब हम कला में निपुण हैं, कुछ कार्य को कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके अंदर एक कौशल का विकास होगा। तो कला के उदाहरण में नृत्य कौशल, जिसके माध्यम से आपके शारीरिक कौशलों का क्या होता है, विकास होता है, जिसमें हम कोई भी कार्य करते हैं हमारे शरीर का आवश्यकता पड़ती है, शरीर के अंगों की आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक। मानसिक कौशल, जैसा कि आप उसमें सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको नए कार्य को करना है, सृजनात्मकता कार्य करना है। कला की विशेषता ही है कि मानसिक कौशलों का विकास, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। आप बिना सोचे कोई कार्य को अच्छे से करने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं। हम किसी कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन उसमें जान लाने के लिए, उसमें जीवता लाने के लिए, हम उसमें और क्या अच्छा कर सके, ऐसा मानसिक रोज से हम पहले क्या होते हैं, पूरे तैयार होते हैं। उसके बाद फिर अपने कार्यों को गति प्रदान करते हैं। अब आइए देखते हैं कला के प्रकार। कला मानव की आत्मा, मस्तिष्क तथा हृदय तीनों को प्रभावित करती है। कैसे, देखते हैं आइए। कला आत्मा को विशाल, मस्तिष्क को एकाग्र और हृदय को स्नेहयुक्त बनाती है। कला क्या करती है, आत्मा को विशाल बनाती है, मस्तिष्क को एकाग्र करती है और हृदय को स्नेहयुक्त बनाती है। एक कला से निपुण व्यक्ति से कभी बात करके देखिएगा, उनके अंदर जो, उनके आत्मा में जो विशालता, उनके मस्तिष्क में जो एकाग्रता और उनके हृदय में जो स्नेह युक्त होता है, वो बात ही कुछ अलग होती है। कला से निपुण व्यक्ति इन तीनों चीज़ों का समावेश उनमें देखने को मिलता है। बस बात ये होती है कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। वह व्यक्ति अगर कला से निपुण है तो वो इन तीनों चीज़ों को प्रभावित जरूर करेगी, और एक कला से निपुण व्यक्ति में विशालता, एकाग्रता और स्नेह युक्त परिपूर्ण वह कहलाएगा, जो व्यक्ति के आत्मा, मस्तिष्क और हृदय को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब देखते हैं, कला मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला और ललित कला। देखते हैं उपयोगी कला क्या है, जो व्यावसायिक रूप से हमें क्या करती है, मदद करती है, और ललित कला क्या है, जो सृजनात्मकता रूप से करती है। मतलब व्यावसायिक कहने का मतलब होता है कि जो हमारे जीविकोपार्जन में सहायक हो, उपयोगी कला कहलाती है। और जिसमें जीविकोपार्जन तो होता ही है, साथ में सृजनात्मकता लाए, नए नए चीज़ों को सीखने, करके देखने में भी उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, ललित कला कहलाती है। और इसमें क्या है कि जैसे कि व्यावसायिक कला में कहने का अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है, व्यावसायिक कला है ना, व्यावसायिक कला में ही देख के ही स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यवसाय के लिए हमें सहायता प्रदान करे, जिसमें आनंद के साथ साथ हमें उसमें जीविकोपार्जन में क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ये क्या कहलाता है, व्यावसायिक कहलाता है, व्यावसायिक कला कहलाती है, उपयोगी कला कहलाती है। और ललित कला कहने का अर्थ है जिनमें सृजनात्मकता क्या होता है, जिनमें सृजनात्मकता होता है, जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, निष्पादन कला, नृत्य कला और अभिनय, ये सब क्या होता है, ललित कला है। काव्य कला, ये कौन सी कला है, ललित कला है, जिसमें नए नए सृजनात्मकता कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। आइए कला के और 3 प्रकारों का हम वर्णन करते हैं।
कला को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। हमारी इंद्रियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन सा है? कला को दृश्य कला, श्रव्य कला और श्रव्य दृश्य कला। ठीक है। दृश्य कला में हमारी कौन सी इंद्रियों का प्रयोग होता है? आँखों का। दृश्य कला में कौन सी इंद्रियों का प्रयोग होता है? आँख का। जिसमें और श्रव्य कला में कान का। और दृश्य और श्रव्य कला में जिससे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब देखते हैं कि दृश्य कला में कौन कौन सी कला का समावेश है। दृश्य कला में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और स्थापत्य कला। वास्तुकला को ही क्या कहते हैं? स्थापत्य कला कहते हैं। और संगीत जिसमें हम सुन सकते हैं वो किस में आएगा? श्रव्य कला में आएगा। हमें कौन सी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है? कान का। और दृश्य और श्रव्य जिसमें हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सक रहे हैं और देख भी सक रहे हैं, जिसमें हमारी सभी इंद्रियां उसमें जिसमें एक्टिव हो रही है, जिसमें हम क्रिया कर रहे हैं। श्रव्य दृश्य कला के अंतर्गत दोनों चीज़ों का समावेश होता है, जिसमें हम देख भी सक रहे हैं और सुन भी सक रहे हैं। ठीक है। इससे हमको स्पष्ट होता है कि हमारी इंद्रियां जितना अधिक कार्य करेगा देखने में, सुनने में, समझने में, कार्यों को करने में, उतना ही हमारी कला क्या होगी? स्पष्ट होगी। उतना ही हमारी कार्य करने की क्षमता क्या होगी? स्पष्ट और निपुण होगा किसी कार्य को करने के लिए। अब देखते हैं कला, कलाकार और कृति को स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझा जा सकता है। देखिए, कला, फिर देखेंगे कलाकार और उसके बाद देखते हैं कृति। ठीक है। तो कला, कला क्या है? जो सौंदर्य का बोध कराए, जो आनंद की अनुभूति कराए, क्या कहलाएगी? कला कहलाएगी। और कलाकार क्या है? वह व्यक्ति कला के द्वारा सौंदर्य का बोध कराए। ध्यान से देखिएगा, कलाकार कौन है? वह व्यक्ति जो कला के द्वारा सौंदर्य का बोध कराता है, वह स्वयं करता है, वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, कलाकार कहलाता है। जो कार्य को, जैसे जिस कार्य को, जिस ये कला को जो व्यक्ति कर रहा है, कौन कर रहा है? एक कलाकार क्या कर रहा है? सौंदर्य का बोध करा रहा है। वो क्या कहला रहा है? कलाकार कहला रहा है। ठीक। अब सौंदर्य का बोध तो करा रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा करा रहे हैं? किसी वस्तु के द्वारा, किसी चित्र के द्वारा, किसी मूर्ति के द्वारा, किसी नृत्य के द्वारा। कलाकार के द्वारा कला का प्रयोग करते हुए तैयार की गई क्रिया या वस्तु कृति कहलाती है। आया स्पष्ट समझ में? एक बार हम फिर से सुनते हैं यहाँ पे कि कलाकार जो वस्तु तैयार कर रहे हैं या किसी क्रिया को कर रहे हैं, जैसे गाना गा रहा है या नृत्य कर रहे हैं, तो या किसी मूर्ति को तैयार कर रहे हैं, तो वह वस्तु क्या कहला रही है? कृति कहलाती है। तो तीनों चीज़ें स्पष्ट हो रही है, कला, कलाकार और कृति। उदाहरण से इससे और स्पष्ट रूप से हम समझते हैं कि एक मूर्तिकार जो क्या है? कलाकार है। अपनी मूर्ति का उपयोग कर सुंदर, अपनी मूर्ति कला का उपयोग कर सुंदर मूर्ति बनाता है। क्या कहलाता है? कला कहलाता है। आइए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे तीनों चीज़ों का समावेश है। यहाँ पे कलाकार है, कौन सी कला का प्रयोग कर रहा है वो लिखा है, और कौन सी वस्तु। ठीक है। तो एक मूर्तिकार जिसे हम क्या कहते हैं? कलाकार कहते हैं। अपनी मूर्ति कला, कौन सी कला का? मूर्ति कला
का उपयोग कर सुंदर मूर्ति अर्थात कृति बनाता है, निर्माण करता है, मूर्तिकार कहलाता है। और जो वस्तु तैयार हो रही है उसको क्या कहते हैं? उसको कृति कहते हैं। और वह कला कौन सी कला कहलाती है? मूर्ति कला कहलाती है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक गायक कौन है? एक गायक। गायक कौन है? कलाकार है। अपनी गायिका, गायकी, अपनी गायकी मतलब गाना, विधा मतलब जिस चीज़ में वो निपुण है, का प्रयोग कर एक गाना कृति तैयार करता है, एक गाना गाता है जिससे सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, वो कौन सा कलाकार कहलाएगा? गायक कहलाएगा। कौन सी कला कर रहा है? गायकी कर रहे हैं। और कौन सी कृतियाँ तैयार हो रही है? गाना तैयार हो रहा है, गाना तैयार हो रहा है, गाना गाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है? ये कौन सी कला के अंतर्गत आता है? ये संगीत के अंतर्गत आता है, जो कला के श्रव्य कला के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं, ये जो चित्र है वो किसका है? ये चित्रकला का उदाहरण है। कौन सी कला का उदाहरण है? चित्रकला का उदाहरण है। स्पष्ट रूप से इसमें देख रहे हो, ये चित्र को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मान लो इसमें जीवता आ गई है, अभी ये महिलाएं बोलने लगेगी, ऐसा देख के लग रहा है। क्योंकि ये जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी कलाकार ने इसे बनाया है, बहुत ही अच्छे से इसे अपने कल्पनाओं को इन्होंने एक मूर्त रूप प्रदान की है ना। अब देखिए इस मूर्ति को, इसी की जगह कभी दूसरा मूर्ति रहता, मान लो जिसमें फेस अच्छे से नहीं बना है या हल्का से टेढ़ा हो गया है, तो क्या वो देखने में हमें अच्छी लगती? क्या नहीं लगती। लेकिन उसी की जगह जब हम इस मूर्ति को देख रहे हैं तो ये मूर्ति इतने अच्छे से सफाई से बना है, तो ये एक मूर्ति कला का अच्छा क्या है? उदाहरण है। अब वास्तुकला, वास्तुकला जो भवन है ना, जो पुरानी प्राचीन भवनें हैं, ये देखने से स्पष्ट हो रहा है आपका कि कहाँ का है, ये जगन्नाथपुरी का है। ये जो सारी भवनें हैं, जो वास्तुकला का अच्छा क्या है? उदाहरण है। अब आइए देखते हैं भारतीय कला के पक्ष। भारतीय कला के विभिन्न पक्ष हैं, जो मुख्य रूप से आकृति, जब तक किसी कलाकार को आकृति का ज्ञान न हो तो वो नहीं किसी भी वस्तु को तैयार कर सकता, ना किसी वस्तु को सृजनात्मक कर सकता है। कला प्रत्येक दृश्य का एक आकार होता है। यदि कोई कल्पना भी करता है तो उस कल्पना को क्या करता है? वो उस कल्पना को एक आकार प्रदान करता है, एक आकृति प्रदान करता है, तभी वो वस्तु तैयार होती है। चित्रकला, मूर्तिकला में पहले वो स्केचिंग करके एक बार माइंड में बैठा लेता है कि मेरे को क्या तैयार करना है, कैसी आकृति मुझे बनानी है ना। अब रेखा, बिना रेखा के चित्रकला संभव नहीं है। या कुछ भी वस्तु हमें बनाना है तो सबसे पहले हम उसकी क्या तैयार करते हैं? एक रेखा से एक आकृति बना ली जाती है। किसी भी कला को हम या कल्पना को रेखा के माध्यम से आकृति प्रदान करते हैं। चित्रकला रेखा प्रधान होता है। चित्रकला में चित्र की आकृतियों को, प्रकृति को एवं वातावरण को निश्चित सीमा रेखाओं को अंकित किया जाता है। अब है मुद्राएं। मुद्राएं क्या होता है? अलग अलग आकृति, अलग अलग भाव को दर्शाया जाता है। किसके माध्यम से? मुद्राओं के माध्यम से। मुद्राओं मतलब हमारे हाथ, पाँव, मुख, नेत्र की जो स्थिति होती है, जैसा हम दिखाना चाहते हैं। जैसे आँख में ऐसा लालिमा है, एक मूर्ति तैयार कर रहे हैं जिसमें आँख में हल्का सा लालिमा है और ऐसा बना हुआ है जैसे लग रहा है मानो हल्के से आंसू जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उससे हम देख के जान जाएंगे कि मूर्ति में क्या दर्शाना चाहता है, एक शोक को दर्शा रहा है। या यहाँ पे हो सकता है कि मुख में हल्का से स्माइली फेस बनाया गया है, जिससे क्या कैसे प्रदर्शित हो जाता है, हम जान जाते हैं देख के कि ये खुश है। तो ये एक कलाकार की
ऐसी ऐसी विधा है कलाकार के अंदर जो ऐसी कुछ ना कुछ निपुणता, इतनी अच्छे से कला विद्यमान है जो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुद्राओं के द्वारा हम किसी भी मूर्ति, चित्र या कोई भी कला में आप उसे देख कर के जान जाओगे कि उस मूर्ति या जो भी कला वस्तु आप तैयार कर रहे हो, जो भी चित्र आप बना रहे हो, ठीक है। और साथ में जैसे नृत्य में ज़्यादातर मुद्राएं हमको क्या मिलती है, देखने को मिलती है। जैसे हम ऐसा कुछ शिव तांडव में देखे होंगे कि शिव तांडव में बहुत सारी मुद्राएं बनाई जाती है शिव जी के द्वारा, बहुत सारी मुद्राओं, जिससे हमें देखकर पता चलता है कि शिव जी अभी क्रोध है, उनमें वीरता है, देखकर ही एकदम ओज तेज देख के हम जान जाते हैं। कैसे? मुद्राओं के कारण। क्रोध है करके कैसे पता चलता है? क्योंकि उनमें जो तेज वहाँ पे उत्पन्न होती है, जो तेज तांडव के द्वारा दिखता है उस समय, उस नृत्य को जब हम देखते हैं, ठीक, तो हम मुद्राओं के द्वारा ही स्पष्ट कर पाते हैं। बहुत सारी नृत्य में देखे होंगे कि उसमें ऐसी मुद्राएं तैयार होती है जिसे देख करके समझ आ जाता है कि नृत्य में क्या कहना चाह रहा है। अब कला का मुख्य पॉइंट है अलंकरण। अलंकरण का मतलब क्या होता है? सजाना। अलंकार शब्द जिसे किसी भी वस्तु को सुशोभित करना, शोभा बढ़ाता है अलंकार। अलंकार से कला को व कृति को आकर्षित बनाया जा सकता है। किसी भी कला को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए अलंकार किया जाता है। जैसे कि हम एक मूर्ति तैयार किए, मूर्ति तो मिट्टी का बन गया, किसी भी वस्तु से हम मूर्ति तैयार कर लिए, लेकिन मूर्ति बनने के पश्चात जब उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश करके उसको और सुंदर बना, जैसे हम उसमें मूर्तियों में नग लगा दिए हैं, स्टोन लगा रहे हैं, जिससे उसकी चमकता और बढ़ जाती है। सब देखे हैं गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा माता जी की मूर्ति, जिन्हें कितने अच्छे तरीके से आभूषण से अलंकृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि मूर्ति तो तैयार हो गई है, लेकिन जब तक उसमें कुछ सजाया नहीं जाएगा वो जीवता नहीं दिखेगी। इसी कारण उनमें दुर्गा माता जी की मूर्ति में पूरा वस्त्र धारण कराया जाता है, चूड़ी पहनाई जाती है। जैसे एक महिला को पूरा एक तैयार करना रहता है, सेम वैसा ही दुर्गा माता जी की मूर्ति को क्या की जाती है? तैयार की जाती है। एक अच्छा अलंकरण है सजाने का, है ना। अब एक और उदाहरण देखते हैं। अजंता की गुफा में प्रत्येक चित्र में अलंकरण का बड़ी ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने समझा कला क्या है, कला के प्रकार क्या हैं, कला के पक्ष क्या हैं। अब हम देखते हैं कला का शिक्षा में स्थान। जैसा कि हमारा सिलेबस में ये आर्ट एजुकेशन, बीएड पाठ्यक्रम में कला को जोड़ना अति आवश्यक था, क्योंकि विद्यार्थी जो छात्र अध्यापक हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में जब प्रवेश कर रहे हैं, एक छात्र अध्यापक के रूप में जब वो बीएड कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनमें वो हर निपुणता से परिपूर्ण उस समय नहीं होते, लेकिन जब वो 2 साल कंप्लीट होता है तब उनमें एक अलग सी उमंग रहती है। बहुत सारी चीज़ों को सीखने वो सीख चुके रहते हैं, ताकि उनमें कोई भी कार्य को करने के लिए वो क्या होते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। एक छात्र अध्यापक जब बीएड कॉलेज में प्रवेश करता है और जब 2 साल बाद वो कंप्लीट करके जब जाने वाला होता है, तो उनमें एक सर्वांगीण विकास होता है। ये कैसे संभव है? ये कला के द्वारा संभव है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य को जीवन प्रदान करती है और कला मनुष्य के लिए जीवन दर्शन प्रदान करता है। कैसे? शिक्षा के द्वारा मानव सीखता है और शिक्षित करता है, और कला के द्वारा विशेष रूप से सीखना और
सिखाना, शिक्षित करना, जिससे मनुष्य अपनी कार्य कुशलता को स्पष्ट रूप से क्या कर सके, प्रदर्शित कर सके, है ना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, बीएड पाठ्यक्रम में बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उनमें सर्वांगीण विकास होता है। मंच में आना, उन्हें बोलना, बहुत सारी गतिविधियां होती है जिसके द्वारा उनके जो अंदर में जो छुपी हुई हुनर है वो कला के द्वारा बाहर आती है। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का मतलब ही सीखना, सिखाना और शिक्षित करना, और कला उसमें और निपुणता और जीवंतता प्रदान करती है, उनमें जान लाती है और किसी भी कार्य को हम आनंद पूर्वक आसानी से कर सकते हैं। शिक्षा में कला को शामिल करना अति आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कला विद्यमान होता है जिसके द्वारा विद्यार्थी क्या करते हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थियों में नई नई कला उनको देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। जब इतने सारे विद्यार्थी रहते हैं जिनमें कुछ न कुछ अलग अलग हुनर, कोई डांस करने में एकदम एक्सपर्ट है, तो कोई संगीत में, कोई मूर्ति कला बनाने में, कोई चित्रकला बनाने में, सब में कुछ न कुछ हुनर रहता है। तो शिक्षा ही है जो हमारे अंदर की अभिव्यक्ति को क्या करती है, बाहर करती है, और ये चीज़ें कला के द्वारा क्या होता है, संभव है। सीखने व सिखाने के कार्य में जो कला का स्थान हो तथा वह विषय के द्वारा हम उस चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जब हम विद्यालय में पाठ्यक्रम के सभी विषयों को कला के माध्यम से छात्रों को हम जब समझाते हैं तो वह ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी ज्ञान हो जाता है। वह ज्ञान स्पष्ट रूप से छात्रों को क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। जब हम किसी विषय को स्पष्ट, सुंदर, सत्य, आकार व आकृति के द्वारा समझाएं तो छात्रों में सीखने की क्षमता का विकास होता है और आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कला का अन्य विषय के साथ संबंध, कला का गणित विषय से संबंध देखते हैं कि कैसे गणित विषय से संबंध हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि गणित में आकार और आकृति बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आकार और आकृति, बिना आकार और आकृति की गणित क्या है, संभव नहीं है। कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, कोई भी वस्तु तैयार कर रहे हैं, चाहे आपूर्ति हो, चित्र हो, गणित की सहायता उसमें होती ही है। और कला का गणित विषय में संबंध कैसे है कि हम कुछ आकृति तैयार कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं आयत, तो अगर इस आयत को अच्छे से नाप के नहीं बनाया गया या अच्छे से हम नहीं बनाते हैं तो ये इतनी सही आकृति तैयार नहीं होगी। लेकिन जब हम इसको एकदम स्पष्ट रूप से नाप कर, पूरा माप तौल करके अगर बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, और उस आकृति का प्रयोग हम कोई और वस्तु का निर्माण करने में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो बेलन तैयार कर रहे हैं, बेलन के द्वारा बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बॉटल बनता है ना, और बहुत सारी चीज़ें बेलन की आकृति की होती है। मतलब ये एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे की सहायता से ही एक विषय क्या होता है, आगे बढ़ता है, और जिसमें कला को हम ला करके उस वस्तु में और जीवंतता प्रदान करते हैं, जिसमें देखते ही ऐसा लगता है मान लो कुछ उसमें जान आ गई है, उस वस्तु में जान आ गई है। कहने का मतलब देखने वालों को भी और उस वस्तु को बनाने वालों को भी आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और गणित एक ऐसा विषय है जिसका हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। नाप तौल, गुणा भाग, जोड़ घटाना, गणित की सूत्र की सहायता से ये हम सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कला में नाप तौल, हर गणित की आकृति का प्रयोग होता ही है। जैसे अब रंगोली बनाना है तो रंगोली बनाने के लिए हमें वृत्त की आवश्यकता पड़ती है। रंगोली से सीनरी बना रहे हैं तो हमें आयत की आकृति की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर हम रंगोली क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब हिंदी में कैसे, हिंदी विभिन्न कविता, पद्यांश, जिन्हें हमें काव्य जो होता है उसे बोलना कैसे है, उसे पढ़ते कैसे हैं, किस राग में पढ़ना है, कला से ही सीख रहा है ना। अब हम देखते हैं
कला का इसके साथ साथ ये मुख्य दो विषय हैं जिनके द्वारा हम अच्छे से कला को क्या कर सकते हैं, उसको शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कला हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है ना। कला का शिक्षा के सभी विषयों में महत्वपूर्ण स्थान है। कला शिक्षा का एक माध्यम तथा साधन है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में शिक्षा का गहरा योगदान है। वह कला उसे और स्पष्टता क्या करती है, प्रदान करती है। कला का उद्देश्य मानव जीवन के 3 मुख्य पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, भाव जो हमारे हृदय से रिलेटेड होता है, क्रिया जो हमारे कार्य क्षेत्र से रिलेटेड होता है। कला के माध्यम से मानव जीवन के तीनों पक्ष को विकसित करता है। ज्ञानात्मक मस्तिष्क जिसमें हम जिसमें हम एक ज्ञान की प्राप्ति हो। भावात्मक जिसमें हम सोच समझ या किसी चीज़ को तुलना कर सकते हैं या किसी चीज़ का वर्गीकरण कर सकते हैं, आत्मसातकरण कर सकते हैं। और क्रिया जब हम किसी कार्य को करके देखते हैं, किसके द्वारा, हमारी कर्म इंद्रियों के द्वारा, जिसमें जैसे हमारी हाथ। कला के माध्यम से मानव जीवन के तीनों पक्ष को विकसित किया जा सकता है। वह किसी कार्य में स्पष्टता व निखार लाया जा सकता है। कला के उद्देश्य को मुख्य 2 भागों में बांटा गया, सामान्य उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक या जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। व्यक्तित्व का विकास, चरित्र निर्माण, ज्ञान और सामाजिक प्रवृत्ति, ये क्या है, सामान्य उद्देश्य है। व्यक्तित्व का विकास कैसे, पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो होता है उसका कला के द्वारा क्या है, विकास होता है। कोई भी कार्य करने से पहले क्या करते हैं, उद्देश्य तैयार करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले क्या किया जाता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उद्देश्य तैयार किया जाता है कि आखिर हमें करना क्या है। तो उस उद्देश्य को तैयार करने में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का क्या होता है, विकास होता है। सामान्य उद्देश्य में व्यक्तित्व का विकास, चरित्र निर्माण, ज्ञान और सामाजिक प्रवृत्तियों का क्या होता है, विकास होता है। और मनोवैज्ञानिक विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, सहकारिता की भावना का विकास, सौंदर्य अनुभूति, व्यक्तित्व की बुद्धि का विकास और कल्पना शक्ति का विकास। ये कौन सा विकास है, मनोवैज्ञानिक विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं। सामान्य उद्देश्य में आर्थिक पक्ष भी है, सांस्कृतिक पक्ष भी है। और विशिष्ट उद्देश्य में सृजनात्मकता का विकास और कलात्मक भावनाओं का विकास। सृजनात्मकता मतलब करके सीखना, कलात्मक मतलब जो भी कल्पना, जो भी भावनाएं हमारे मन में है उस चीज़ का क्या होता है, विकास होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना सोचेंगे उतने ही हमारी मानसिक क्रियाओं, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों का क्या होता है, विकास होता है। अब हम देखते हैं कला का इतिहास। कला का इतिहास, भारत देश विभिन्न संस्कृतियों से परिपूर्ण है और जहाँ तक हमें पता है कि प्राचीन काल से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। वास्तुकला का तो बहुत सारा उदाहरण, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये बहुत सारी वास्तुकला का उदाहरण है। खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता है, गुप्त काल है, मौर्य काल है, उसमें इतनी सारी खुदाई हुई है जिससे मूर्तिकला का, चित्रकला का, पत्थरों से उनकी कलाओं का पता चलता है। खुदाई के दौरान जो भी आकृति हमें मिली है, जो भी वस्तु हमें मिली है, जिनसे उनकी कला का पता चलता है कि उस समय भी कला का विकास हो चुका था। कला का प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक हमें देखने को मिल रहा है। जब मानव अपने जीवन काल में सामान्य कार्य से हटकर कुछ विशेष करने की सोच रखे, तब कला का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कला की उत्पत्ति मानव सुख सुविधाओं के साथ साथ मानसिक शांति व संतोष प्राप्त कर सकने के लिए हुई है। भारत में विभिन्न कलाएं, जैसे कला से तात्पर्य रेखा, आकृति, ताल, गायन जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, संगीत कला, कविता या साहित्य के
रूप में मानव की प्रवृत्तियों का बाह्य अभिव्यक्ति करता है। भारतीय ग्रंथों में विभिन्न कलाओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। ग्रंथ है कामसूत्र, शुक्र नीति, जैन ग्रंथ, प्रबंधन कोश, कला विलास, ललित विस्तार। इन सभी ग्रंथों में कला का विकास उल्लेख प्राप्त हुआ है। भारत में कई वंश के कई धर्म के शासकों ने शासन किया और सभी ने अपने अपने तरीकों से कला का क्या किया, विकास किया। खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, के भवन, अनेक मूर्तियाँ, काशी में डाली गई महिलाओं की मूर्ति, ऐसी अजंता एलोरा की गुफा, भित्ति चित्र प्राचीन काल की कलाओं का अच्छा उदाहरण है।